हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 9th, ठीक है, एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 जो है सोशल साइंस, मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। जब मैंने आपको सोशल साइंस का सिलेबस बताया था, मैंने आपसे ये बात कही थी कि साइंस हो, सोशल साइंस हो या फिर मैथ्स हो, उसके लिए आपको एनसीईआरटी आने का वेट नहीं करना है, क्योंकि आपको चैप्टर्स बता दिए गए हैं, थीम्स आपको बता दिया गया है। इसीलिए आप क्या करना, आप चैप्टर्स उठाओ, थीम्स उठाओ, कहीं से भी पढ़ना चालू करो। ठीक। तो आज हम जो चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, वो जो मुझे मार्केट में बुक मिली, मैं उसके थ्रू आपको समझाने वाली हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एनसीईआरटी आएगी तो मैं आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगी। नो, जिस दिन भी एनसीईआरटी रिलीज हो जाएगी उसी दिन मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दूंगी। लेकिन उस तक आने से पहले हम वेट तो नहीं कर सकते ना भाई, हमें पढ़ना तो है ही। आफ्टर ऑल हमारा सेशन चालू हो ही गया है। सो हम बिना किसी देरी के अपने चैप्टर्स पढ़ेंगे, अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और उसके बाद जब एनसीईआरटी आएगी तो हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। अब जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट सोशल साइंस। तो सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, हमें उसका मतलब पता होना ज़रूरी है कि आखिर सोशल साइंस का मतलब क्या है। अभी देखो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है तो वीडियो भी थोड़ा सा लेंदी जाएगा। लेकिन आप कुछ मत करना, आप बैठना आराम से, शांति से अपना फ़ोन लेके बैठो, ईयरफोन लगाओ, और जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनते चले जाओ। जो मैं बोलूँगी वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा एज इट इज़, और आपको दोबारा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। अभी देखो, ये जो मीनिंग है आपका सोशल साइंस का, वो क्या है। फर्स्ट लाइन है कि ह्यूमन बींग्स आर सोशल बाय नेचर। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं बेटा? ह्यूमन बींग्स सोशल होते हैं बाय नेचर। सोशल का मतलब है कि मेल जोल से रहने वाले, ठीक है, आपस में बॉन्डिंग बना के रखने वाले। फ्रॉम बर्थ each person becomes a part of a family and gradually becomes connected to a wider group such as neighbors, classmates, friends and co-workers. So जब पैदा होता है कोई इंसान, द मोमेंट अब चाइल्ड इज बॉर्न, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली किसी फैमिली का पार्ट बन जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उसकी फैमिली बढ़ती चली जाती है। जैसे फिर वो नेबर्स के कनेक्शन में आएगा, फिर वो स्कूल जाएगा तो क्या होगा, उसके क्लासमेट्स होंगे, फिर उसके दोस्त बनेंगे, फिर उसके जब वो ऑफिस में जाएगा तो उसके कोवर्कर्स होंगे। तो आप ये देखो, एक अकेला बच्चा जो पैदा हुआ, धीरे 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 उसके साथ कितने सारे लोग जुड़ जाते हैं ना। ऐसे ही फिर नेक्स्ट लाइन देखो, पीपल लिव इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज वेयर दे डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर सेफ्टी, लाइवलीहुड, लर्निंग एंड वेलबींग। सो लोग कहाँ रहते हैं? लोग रहते हैं गांवों में, कस्बों में और शहरों में। और जहां पर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, किस चीज़ के लिए, चाहे वो सेफ्टी के लिए डिपेंडेंट रहते हो, चाहे लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट रहते हो, चाहे कुछ सीखने के लिए डिपेंडेंट रहते हो, चाहे वेलबींग के लिए डिपेंडेंट रहते हो। लेकिन जहां पर भी कोई इंसान रहता है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। देन दे शेयर public spaces and resources such as water, roads, schools, hospitals, markets, parks and workplaces. अब जहाँ वो रहते हैं, रहने के साथ साथ वो क्या करते हैं, वो वहाँ की पब्लिक स्पेसेस को, वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पानी हो गया, रोड हो गई, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन सबको आपस में शेयर भी करते हैं। दे ऑल्सो शेयर आइडियाज, कस्टम्स, लैंग्वेजेस, बिलीफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और वो केवल पब्लिक स्पेस और रिसोर्सेज को ही शेयर नहीं करते हैं, वो आपस में आइडियाज शेयर करते हैं, वो कस्टम्स शेयर करते हैं, लैंग्वेजेस, बिलीफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब चीज़ों को भी आपस में वो शेयर करते हैं। बिकॉज लाइफ इज लिव टुगेदर, द एक्शन ऑफ वन पर्सन कैन अफेक्ट मैनी अदर्स। क्योंकि अब यहाँ पर ये लाइन कह रहे हैं, क्योंकि जो जिंदगी है, वो इंसान जो है वो साथ में रह रहे हैं ना, तो क्या होता है कि अगर एक ने कुछ किया तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे इंसान पे असर जरूर करता है, उसका कोई भी एक्शन। ठीक है। नाउ सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ दीज कनेक्शंस एंड शेयर्ड अरेंजमेंट्स। तो सोशल साइंस क्या है, जो हमने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, इन्हीं कनेक्शंस का, इन्हीं शेयर्ड अरेंजमेंट्स की स्टडी को हम कहते हैं सोशल साइंस। यानी जो बच्चा पैदा हुआ वो सोसाइटी का पार्ट हुआ, उसने रिसोर्सेज को शेयर किया, वो कहाँ रहेगा, या तो गांव में रहेगा, या टाउन में रहेगा, या शहर में रहेगा। वो वहाँ के लोगों के साथ चीज़ें शेयर करेगा, वहाँ की जो पब्लिक स्पेसेस है, चीज़ें हैं, उनको शेयर करेगा, अपनी चीज़ें शेयर करेगा, अपने कस्टम्स, अपने लैंग्वेजेस को शेयर करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे एक पूरा का पूरा क्या बन गया, सोसाइटी बन गई। और ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है।
इसी चीज का जो स्टडी होता है उसको हम कहते हैं सोशल साइंस। अब यहाँ देखो, यहाँ पर सोशल साइंस की दो डेफिनेशन दी गई हैं, जो है एक जेम्स हाई के थ्रू और एक है चार्ल्स बियर्ड के थ्रू। अब जेम्स हाई क्या कहते हैं? जेम्स हाई डिफाइंड इट एज bodies of learning and study which recognize the simultaneous and mutual action of physical and non-physical stimuli which produce social relation। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन आप क्या करो, आप ये दोनों डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लो। इससे क्या होगा कि अगर आपको कहीं बोला जाए कि डिफाइन सोशल साइंस, तो आप इन दो डेफिनेशन को कोट कर देना। सेकेंड जो डेफिनेशन है वो है चार्ल्स बियर्ड के थ्रू। चार्ल्स बियर्ड डिस्क्राइब्ड इट एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड थॉट पर्टेनिंग टू ह्यूमन अफेयर्स as distinguished from sticks, stones, stars and physical objects। So ये जो है ये एक्चुअल में क्या है, ये मान लो कि ये टेक्निकल डेफिनेशंस हैं, जो चीज हमने ऊपर पढ़ी उन्हीं की। अब इनको सिंपल वे में जो नीचे वाले पैराग्राफ में समझाया गया है। अब ये देखो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ बोला गया है कि सोशल साइंस स्टडीज सोसाइटी इन अ केयरफुल, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे। सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस है, सोशल साइंस और कुछ नहीं है। सोशल साइंस ये मान के चलो कि ये सोसाइटी है, ठीक है, इस सोसाइटी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी स्टडी को बहुत केयरफुल, ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक वे में हम उसकी स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी को ही हम सोशल साइंस बोलते हैं। अब ये देखो, इट डज नॉट रिलाई ओनली ऑन पर्सनल ओपिनियंस एंड अजम्पशंस। अब सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस किसी का पर्सनल ओपिनियन या किसी का पर्सनल अजम्पशन नहीं है कि आपने अगर कुछ मान लिया तो वो सोशल साइंस है। नहीं भाई, इट आस्क क्वेश्चंस, इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, कंपेयर्स एविडेंस एंड बिल्ड्स एक्सप्लेनेशन। केवल आपके सोचने मात्र से सोशल साइंस नहीं बन जाता है। सोशल साइंस क्वेश्चंस भी पूछता है। सोशल साइंस में आप इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हो, आपके पास जो एविडेंसेस है उनको कंपेयर भी करते हो और उसके बाद आप एक एक्सप्लेनेशन भी बिल्डअप करते हो। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड। अब सोशल साइंस क्या हेल्प करता है हमें? इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव टुगेदर, हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन डेवलप एंड हाउ सोसाइटी चेंजेस ओवर टाइम। तो सोसाइटी जो सोशल साइंस है वो हमें हेल्प करता है ये जानने में कि कैसे लोग एक साथ रहते हैं, कैसे ग्रुप्स बनते हैं, कैसे रूल्स बनते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप होते हैं, इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, और कैसे सोसाइटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई है। इन सबको हम लोग जब मिक्सअप कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा बन जाता है सोशल साइंस। इट ऑल्सो एनकरेजेस अस टू थिंक अबाउट फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी by examining who gains from a decision and who loses and why। और सोशल साइंस हमें एनकरेज करती है ये सोचने के लिए, ठीक है, किसके बारे में? अबाउट फेयरनेस, अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एग्जामिन करके कि अगर हमने कोई डिसीजन पास किया है, ठीक है, तो उससे किसका भला हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है और क्यों। ठीक है, मान लो पार्लियामेंट में आज कोई डिसीजन पास हुआ तो वो किसके लिए बेनिफिशियल रहा, किसको उससे नुकसान हुआ, ये चीज आप बहुत फेयर वे में, ठीक है, बायस्ड वे में नहीं, किसी के बारे में आप किसी का कोई पॉलिटिकल ओपिनियन रख रहे हो, नहीं नहीं, बिल्कुल फेयर वे में ये चीजें जब आप सोचने लग जाते हो तो वो भी आपको कौन प्रोवाइड करता है? सोशल साइंस ही आपको एनकरेज करती है इस चीज के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? आई होप यहाँ तक सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी और समझ में आ रहा होगा। नाउ आगे चलते हैं। देखो, सोशल साइंस कैन बी अंडरस्टूड एज द स्टडी ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब सोशल साइंस को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ठीक है, तो आपको दो चीजें बहुत जो आपकी ह्यूमन लाइफ के बिल्कुल करीब है उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। वो क्या क्या है? तो वो पहली है आपकी पीपल एंड देयर रिलेशनशिप्स। सबसे पहले समाज में कौन आता है? समाज में आते हैं पीपल, ठीक है, और उनके आपस में रिलेशनशिप। दिस इंक्लूड्स द वे इन विच पीपल इंटरैक्ट एंड सपोर्ट वन अनदर इन एवरीडे लाइफ। पीपल एंड देयर रिलेशनशिप का मतलब क्या है? पीपल एंड देयर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि कैसे एक सोसाइटी में लोग रहते हैं और कैसे वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और कैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में। अब इसमें आता क्या है? इट कवर्स फैमिली लाइफ, कम्युनिटी लिविंग, सोशल कस्टम्स, religious and cultural practices, roles and responsibilities and patterns of behavior।
सो इसमें क्या आएगा, इसमें वही चीज़ें आएंगी जो चीज़ें हम लोग डेली करते हैं। क्या, हमारी फैमिली, ठीक है, हमारी सोसाइटी, हमारे रिलीजन, हमारा कल्चर, हमारी रोल्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारा का सारा क्या है, ये पीपल एंड देयर रिलेशनशिप का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल साइंस में एक्सप्लोर हाउ फैमिलीज मेक डिसीजन, हाउ कम्युनिटीज सेलिब्रेट फेस्टिवल, how different languages are used in public life, and or how social rules influence what people can and what cannot. तो अब क्या है ये, तो सोशल साइंस कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करता है, सोशल साइंस में क्या चीज़ें आती हैं, सोशल साइंस में आएंगे फैमिली के डिसीजंस, कि कैसे एक फैमिली डिसीजन लेती है, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजंस हो, ठीक है, चाहे वो पर्सनल डिसीजंस हो, कोई भी डिसीजंस हो। उसके बाद कैसे कम्युनिटीज फेस्टिवल्स मनाते हैं, चाहे होली है, दिवाली है, ईद है, दशहरा है, क्रिसमस है, कैसे वो फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ये लैंग्वेज कैसे यूज़ होती है, और कैसे अगर सोसाइटी में कोई रूल बनता है तो कैसे उसमें मतलब कैसे वो दूसरे लोगों पर इन्फ्लुएंस करेगा, इन्फ्लुएंस मतलब कैसे क्या लोग कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, ये सोशल साइंस ही एक्सप्लोर करता है इन सब चीज़ों को। यहाँ तक समझ में आया सभी को? चलो अब चलते हैं। अब सेकंड जो आता है, सेकंड आता है सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये है आपका सेकंड। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पीपल एंड देयर रिलेशनशिप्स। अब सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस में क्या आता है, दिस इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट शेप हाउ सोसाइटी वर्क्स। ऊपर हमने पढ़ा था कि लोग और उनके रिलेशनशिप्स, अब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, जैसे कि इंस्टीट्यूशन सच एज गवर्नमेंट, लॉ, कोर्ट्स, स्कूल्स, पुलिस, मार्केट, बैंक एंड लोकल बॉडीज इन्फ्लुएंस डेली लाइफ। अब जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से, भाई सरकारी इंस्टीट्यूशन हो गया, या कानून हो गया, या कोर्ट कचहरी हो गया, स्कूल्स हो गया, पुलिस हो गई, ये सारे लोग हमारी लाइफ को डेली बेसिस पे अफेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें तो हमें पता ही है कैसे अफेक्ट करते हैं, बिकॉज दे डिसाइड हाउ रिसोर्सेज आर शेयर्ड, हाउ पब्लिक सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड हाउ राइट्स एंड ड्यूटीज आर प्रोटेक्टेड। अब ये इफेक्ट कैसे करते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उन्हें कैसे शेयर करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोगों को पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। सो ये सारी चीजें कौन बताता है हमें, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस बताते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, सोशल साइंस में स्टडी हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड, हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं ना कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, हाउ लॉज आर मेड, कि कानून कैसे बनाया जाता है, हाउ बजट्स अफेक्ट पब्लिक सर्विसेज, बजट का असर पब्लिक पे कैसे होता है, हाउ ट्रेड एंड प्राइजेस इन्फ्लुएंस व्हाट फैमिलीज कैन अफोर्ड। और बजट आने के बाद आपको पता है ना, जैसे प्राइस हाइक होता है तो एकदम से बजट डिस्कस घर में भी होने लग जाता है कि भाई महंगाई आ गई है ना, फ्रिज के प्राइस बढ़ गए, मोबाइल के प्राइस बढ़ गए, एक फैमिली क्या अफोर्ड कर सकती है और क्या नहीं अफोर्ड कर सकती है, ये सारी चीजें भी हम सोशल साइंस में ही पढ़ते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे सभी को? अब आगे चलो, देखो, सोशल साइंस डज नॉट ओनली डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स इन अ सोसाइटी। ये लाइन ये कह रही है कि सोशल साइंस केवल ये नहीं बताता कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, इट ऑल्सो आस्क व्हाई इट हैपन्स। वो ये भी पूछता है कि जो हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है, व्हाट इट्स अफेक्ट आर, और जो चीज हो रही है उसका असर क्या होगा। इट लुक्स फॉर कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज, वो उसके कॉजेज ढूंढने का भी कोशिश करता है और उसके कंसिक्वेंसेज ढूंढने की कोशिश भी करता है। It tries to understand patterns such as why some regions develop faster than others, why some communities have better access to clean water, or why certain forms of work are valued more than others. और वो सोशल साइंस जो है पैटर्न्स को भी समझने की कोशिश करता है कि क्यों कुछ हिस्से बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं, जैसे चाइना बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है, जापान बहुत जल्दी डेवलप हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों है कि वो एरियाज बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं। देन इट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि क्यों कुछ कम्युनिटीज को क्लीन वाटर का एक्सेस है, ठीक है, एंड क्यों कुछ काम ऐसे हैं जो उनकी वैल्यू दूसरे काम से ज्यादा है। ये सारी की सारी चीजें भी कहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में। अब यहाँ पर देखो, कंसिडर अ सिचुएशन
where some children find it easier to complete schooling than other. मान लो कि एक सिचुएशन है जिसमें कुछ बच्चे जो हैं वो उनकी स्कूलिंग जो है अच्छी हो गई, ठीक है, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में इनकी स्कूलिंग जल्दी खत्म हो जाती है, ठीक है. सोशल साइंस एनकरेजेस टू अस टू आस्क क्वेश्चंस. अब क्या हुआ, ये तो हमने मान लिया, लेकिन सोशल साइंस क्या करेगा? सोशल साइंस हमसे बोलेगा कि सवाल पूछो. क्या सवाल पूछो? कि आर स्कूल्स लोकेटेड फार फ्रॉम सर्टेन विलेजेस और सेटलमेंट्स. क्या स्कूल्स कुछ गांवों और सेटलमेंट से दूर लोकेटेड है? डू फैमिलीज हैव इनफ इनकम टू अफोर्ड यूनिफॉर्म्स, बुक्स एंड ट्रांसपोर्ट. क्या फैमिलीज के पास इतना पैसा है कि वो यूनिफॉर्म्स, बुक्स और ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड कर सकता है? डू हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस और सोशल डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट पीपल्स अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल मोबिलिटी. क्या जो जो पुरानी प्रथा चली आ रही है, जो ना सोशल डिसएडवांटेजेस हैं या डिस्क्रिमिनेशन है, क्या इसकी वजह से जो ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं कुछ बच्चों को? या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्ट ऑल सिटीजन्स इक्वली इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज. क्या गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है वो सभी के लिए इक्वल है, इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए हमें कौन मोटिवेट करता है? हमें सोशल साइंस मोटिवेट करता है कि आप इन सब चीज़ों को पूछो. आप सोशल साइंस पढ़ोगे तभी तो आप ये सवाल पूछ पाओगे. अब आगे देखो, आगे ये कह रहा है, सॉरी एक सेकेंड वेट करो. ओके, दीज क्वेश्चन शो दैट सोशल सिचुएशंस यूजुअली हैव मोर देन वन कॉज. अब जो ये क्वेश्चंस हमने देखे, अब सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन तो सिर्फ इतनी थी कि कुछ बच्चों की स्कूलिंग जो है जल्दी खत्म हो गई, ठीक है, इनकी स्कूलिंग जो है वो जल्दी खत्म हो गई. लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ये दिखाते हैं कि किसी एक सोशल सिचुएशन के एक से ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं. अ सिंगल इशू कैन हैव जोग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल रीजंस एट द सेम टाइम. तो एक सिंगल इशू का कोई जोग्राफिकल रीजन हो सकता है, ठीक है, जैसे कि विलेज से बहुत दूर लोकेटेड था क्या स्कूल. कोई इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है. कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, या कोई हिस्टोरिकल रीजन भी हो सकता है. सोशल साइंस हेल्प अस टू कनेक्ट दीज रीजंस एंड डेवलप अ फुलर अंडरस्टैंडिंग. तो सोशल साइंस क्या कहता है हमें? सोशल साइंस हमारे ये सारे के सारे रीजंस को क्या करता है? इंटरकनेक्ट कर देता है. जोग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल सारे रीजंस को एक साथ कनेक्ट करके और एक हमारी फुलर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसको डेवलप करता है. नाउ बाय स्टडिंग सोशल साइंस वी बिगिन टू सी दैट सोसाइटी इज नॉट फिक्स्ड. जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो फिक्स्ड नहीं है. इट इज शेप्ड बाय ह्यूमन चॉइसेस एंड एक्शंस. सोसाइटी क्या है? सोसाइटी ह्यूमन चॉइसेस और उनकी एक्शंस का एक क्या है? एक मिक्सचर है. People create rules, institutions and traditions and people can improve them. People ही है जो रूल्स बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, ट्रेडिशंस बनाते हैं. हम ही लोग तो हैं जो ये रूल्स, इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडिशन बनाते हैं, और हम ही है जो इनको इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप. और इन्हीं सब चीज़ की अंडरस्टैंडिंग क्या सपोर्ट करती है? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, हमें एक अच्छा नागरिक बनाती है. It helps us to develop awareness about society and prepares us to make informed decision in our daily life. यही सब चीज़ें हमारे अंदर क्या लाती हैं? हमारे अवेयरनेस लाती है सोसाइटी को लेके, और हमें प्रिपेयर करती है हमारी लाइफ में आगे हम एक अच्छे डिसीजंस को ले सके. उन चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर करता है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ. ठीक है, चलो यहाँ पर देखो. अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या चीज़ दे रखी है? यहाँ दे रखा है सोशल साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, social institutions and organizations. It draws its content from disciplines of history, geography, political science and economics to provide an interdisciplinary understanding of society and its functions. At the heart of social science education lies an understanding of the world, the diverse concerns of human society and participation in its empathetic and responsible citizenship. अब ये है आपकी मेन सोशल साइंस की डेफिनेशन. ये क्या कह रही है
कि ह्यूमन सोसाइटी और उनकी रिलेशनशिप इंडिविजुअल और सोसाइटी के साथ, सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इसकी स्टडी को कहा जाता है सोशल साइंस। और इसका कंटेंट हमें कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से और इकोनॉमिक्स से। ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? इंटरकनेक्टेड है। इनकी फंक्शनिंग, इनके पढ़ने के बाद ही हमें एक प्रॉपर सोसाइटी मिलती है। एट द हार्ट ऑफ सोशल साइंस एजुकेशन लाइज एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। सोसाइटी, सोशल साइंस के दिल में मतलब बिल्कुल एकदम कोर क्या है कि आपको दुनिया को जानना है, आपको ह्यूमन सोसाइटी के कंसर्न्स के बारे में जानना है और एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के आपको अपना एक योगदान देना है उसमें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? हम लोग बहुत धीरे 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 चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। अब ये जो हमने पढ़ा था वो था हमारा मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। अब बात करते हैं हम स्कोप ऑफ सोशल साइंस की। ठीक है, कि सोशल साइंस कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। नाउ द स्कोप ऑफ सोशल साइंस refers to the wide range of questions and areas it studies in order to understand human life in society. सोशल साइंस का जो स्कोप है, इसका मतलब होता है कि अलग अलग तरीके, अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग एरिया, जो भी चीजें हम लोग सोशल साइंस में पढ़ते हैं उसको कहते हैं हम सोशल साइंस के स्कोप। ह्यूमन बींग्स लिव इन कम्युनिटीज, ये तो हमें पता ही है कि भाई ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, वो कम्युनिटीज में रहते हैं। एंड व्हाट दे डू, दे आर डिपेंडेंट ऑन नेचर एंड रिसोर्सेज। अब वो जब साथ में रहते हैं तो वो नेचर पे, रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट भी है। दे अर्न लाइवलीहुड्स, फॉलो रूल्स। ठीक है, अब वो अपना लाइवलीहुड भी अर्न करते हैं, वो रूल्स भी फॉलो करते हैं। एंड पार्टिसिपेट इन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, अब इकट्ठे वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। बिकॉज दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर क्लोजली कनेक्टेड, नो सिंगल सब्जेक्ट कैन एक्सप्लेन सोसाइटी फुली। अब क्योंकि ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी एक सिंगल सब्जेक्ट आपकी सोसाइटी को पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। सोशल साइंस therefore brings together several disciplines to build a fuller picture of society। तो सोशल साइंस क्या होता है? बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिसिप्लिन्स को एक साथ लेके आता है ताकि हमें एक पूरी की पूरी बड़ी पिक्चर देखने को मिल जाए सोसाइटी की, एंड टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे क्या होगा, हम इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को आराम से समझ सके। सो एट द स्कूल लेवल सोशल साइंस इज कॉमनली ऑर्गेनाइज अराउंड 4 कोर डिसिप्लिन्स। तो स्कूल लेवल पे हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। सो ये है आपका सोशल साइंस। इसमें आपका क्या आता है? ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है और इकोनॉमिक्स आता है। Now, these disciplines have distinct questions and methods, yet they overlap in real life. दो, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आपस में ये अलग अलग है, लेकिन फिर भी क्या, रियल लाइफ में ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। Social science becomes meaningful when we connect ideas across these areas and use evidence to understand society, environment, economy and governance together. So social science तभी मीनिंगफुल बनेगा जब हम ये सारे आइडियाज, इसके 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 और जो हमारे पास एविडेंस है, उनको हम एक साथ यूज करें और अपनी सोसाइटी के भलाई में, अपने एनवायरनमेंट को समझने में, अपनी इकोनॉमी में, अपनी गवर्नेंस में, उनमें इकट्ठा यूज करें, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक अच्छा नेशन डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ठीक है, सोशल साइंस में हम बात करेंगे अब ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी क्या होता है? देखो, ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ज्योग्राफी क्या पढ़ता है? ज्योग्राफी पढ़ता है अर्थ के बारे में। अर्थ क्या है? वो घर है। ठीक है, घर है किसका? इंसानों का घर है। नाउ इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लैंडफॉर्म्स, कैसे लैंडफॉर्म्स हुए हैं, क्लाइमेट्स, रिवर्स, सॉइल्स, फॉरेस्ट, रिसोर्सेज। एट दैट सेम टाइम्स it studies how people live in different places and how they use the environment। अब ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ते हैं हम? ज्योग्राफी में हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, क्लाइमेट्स पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स पढ़ेंगे, फॉरेस्ट पढ़ेंगे, रिसोर्सेज पढ़ेंगे। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं और कैसे वहां का एनवायरनमेंट वो यूज करते हैं। नाउ ज्योग्राफी आंसर्स क्वेश्चन सच एज, ज्योग्राफी कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर करता है? Why do some places receive more rainfall than others? क्यों कुछ जगहों पर दूसरे जगहों के कंपैरिजन में ज्यादा बारिश होती है?
वाई आर सम रीजन्स डेंसली पॉपुलेटेड वाइल अदर्स नॉट, क्यों कुछ जगह पे लोग बहुत ज्यादा हैं जबकि कुछ जगह पे तो पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। हाउ डू क्लाइमेट एंड सॉइल इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर, कैसे हमारा क्लाइमेट और मिट्टी एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करती है। हाउ डू नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट इंडस्ट्रीज एंड लाइवलीहुड्स, कैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इंडस्ट्री पे या हमारी लाइवलीहुड पे कैसे इफेक्ट डालते हैं। ना ज्योग्राफी हेल्प अस टू सी दैट ह्यूमन लाइफ इज क्लोजली लिंक्ड टू फिजिकल कंडीशंस। डेफिनेट सी बात है, ये तुम्हें पता ही है कि जहाँ पर अच्छी फिजिकल कंडीशंस होंगी वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे। तो ज्योग्राफी हमें यही चीजें समझाती है। फॉर एग्जाम्पल, farming practices in dry regions differ from those in the regions with heavy rainfall। अभी आप देखो, आपको रेगिस्तान में अलग तरीके का खेती देखने को मिल जाएगा, माउंटेन्स पे अलग तरीके का खेती देखने को मिल जाएगा, और जहां पर बहुत बारिश होती है वहां पर आपको अलग दिख जाएगा। सिमिलरली, coastal regions may have fishing and sea trade, while mountain regions may depend on tourism, forest and terrace farming। ज्योग्राफी में हमें ये भी पता चलता है कि मतलब ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में मिलेंगी कि क्यों कोस्टल एरिया, जो समुद्र के आसपास वाले एरियाज होते हैं, वहां पर फिशिंग और सी ट्रेड होती है, और जो माउंटेन रीजन होते हैं वहां के लोग जो है टूरिज्म पे, फॉरेस्ट पे या टेरेस फार्मिंग पे डिपेंडेंट रहते हैं। ज्योग्राफी ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। ठीक है, जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस होते हैं वो भी हमें ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लड्स हो गए, ड्रॉट्स हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क हो गया। ये सारे के सारे भी, इनके बारे में भी जो हम समझते हैं वो ज्योग्राफी में समझते हैं। इट एनकरेजेस द वैल्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी बिकॉज इट शोज दैट केयरलेस यूज ऑफ रिसोर्सेज कैन हार्म बोथ पीपल एंड नेचर। ठीक है, ज्योग्राफी में ही हम पढ़ते हैं कि हमें सस्टेनेबिलिटी को अपनाना चाहिए। अगर हम केयरलेसली चीजों का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे नेचर को भी हार्म में होगा और नेचुरल रिसोर्सेज को भी हार्म होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी ज्योग्राफी की। अब बात करते हैं अपनी हिस्ट्री की। हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन, हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं अब ये देखते हैं हम लोग। सो देखो, अभी हमने ज्योग्राफी में पढ़ लिया, हमने क्या क्या देखा। अब हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन क्या कहता है। हिस्ट्री स्टडीज द पास्ट। ठीक है, हिस्ट्री का मतलब पता है कि पास्ट के बारे में, बट इट्स पर्पस इज नॉट ओनली टू रिमेंबर डेट्स एंड किंग्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल डेट्स और किंग्स ही याद करोगे, बल्कि इट हेल्प अस अंडरस्टैंड how society has changed over time and why the present is shaped the way it is। हिस्ट्री हमें ये भी देखने में हेल्प करता है कि कैसे यहाँ से लेके यहाँ तक सोसाइटी कैसे चेंज हुई है। ठीक है, और जो हमारा आज है यानी जो हमारा प्रेजेंट है वो कैसे शेप हुआ है हमारे पास्ट से। पास्ट में हम क्या थे और प्रेजेंट में हम क्या हो गए हैं, ये चीजें भी हमें हिस्ट्री बताती है। सो हिस्ट्री क्या क्या एक्सप्लोर करती है, पीपल एंड देयर लाइव्स इन डिफरेंट पीरियड्स। डिफरेंट पीरियड्स में लोग कैसे थे, उनकी जिंदगी कैसी थी। मेजर इवेंट्स एंड चेंजेस, देन सोसाइटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट, कैसे हमारी सोसाइटी और कैसे हमारा कल्चर डेवलप हुआ है। मूवमेंट फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस, कैसे हमने अपना फ्रीडम लिया, कैसे मतलब जस्टिस हुआ करते थे। द राइज एंड फॉल ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज, कैसे कोई इंस्टीट्यूशंस बना, कैसे कोई आइडिया आया, कैसे उस आइडिया से चीजें ऊपर गई या वो आइडिया ने चीजें खत्म करी। ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम किस में पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। सो हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट डेट्स। नाउ हिस्ट्री इज important because it helps us understand that today's society did not appear suddenly। हिस्ट्री क्यों जरूरी है, हिस्ट्री इसलिए जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि जिस सोसाइटी में हम आज रहते हैं ना वो एकदम नहीं आ गई है। Many present day institutions and practices have developed over a long period of time। बहुत सारे institutions और बहुत सारी ऐसी practices हैं जो हम लोग अभी फॉलो करते हैं और वो धीरे धीरे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत टाइम से होते होते अब आई है। फॉर एग्जाम्पल, वेन वी स्टडी इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, जब हम इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं, वी लर्न अबाउट आइडियाज ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड राइट्स। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम उसमें जस्टिस के बारे में, इक्वालिटी के बारे में और राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। दीज आइडियाज लेटर इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और यही आइडियाज जो थे जस्टिस, इक्वालिटी और राइट, आगे चल के इन्होंने ही इन्फ्लुएंस करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। इन दिस वे हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न इंडिया। सो इन्हीं को पहले तो ये टर्म्स आए, उसके बाद इन्होंने इन्फ्लुएंस किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसके बाद जो मॉडर्न इंडिया में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं
वो भी इसी से इन्फ्लुएंस होती है। तो कहाँ से लेके यहाँ से पहले कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सो इसका पूरा का पूरा क्या है, ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑल्सो टीचेज अस टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। ठीक है, हमें हिस्ट्री क्या क्या हमें समझाती है, हमें समझाती है कि हमारी जो डाइवर्सिटी है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंडियाज पास्ट इंक्लूड मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, आर्ट फॉर्म्स एंड वेज ऑफ लिविंग। तो इंडिया में पहले से ही बहुत सारी लैंग्वेजेस रही हैं, बहुत सारी के रिलीजन्स रहे हैं, आर्ट फॉर्म्स रही है, और हर कोई अपने अपने तरीके से रहा है। By studying this richness, we can learn that diversity is not weakness। और जब हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें तब समझ में आता है कि डाइवर्सिटी कोई कमजोरी नहीं है। इट इज़ अ स्ट्रेंथ दैट शेप्ड इंडियन सोसाइटी। डाइवर्सिटी वो क्या है, वो एक ताकत है जिसने हमारी इंडियन सोसाइटी को बनाया है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको कि हिस्ट्री क्या है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, कि पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन है। पॉलिटिकल साइंस में हम क्या क्या पढ़ते हैं। नाउ पॉलिटिकल साइंस स्टडीज हाउ सोसाइटीज आर गवर्न। पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो कैसे गवर्नड होती है। इट फोकसेज ऑन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लॉज, राइट्स, ड्यूटीज एंड द वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ। इसका फोकस किस पे है, इसका फोकस मेनली है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पे, लॉज पे, हमारे राइट्स पे, हमारी ड्यूटीज पे। मतलब बेसिकली इसका मतलब है कि जितने भी तरीके से जो लोग हैं, पीपल है, वो उनकी पब्लिक लाइफ में किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज व्हाट पॉलिटिकल साइंस इज। अब यहाँ देखो पॉलिटिकल साइंस हमें क्या क्या समझने में हेल्प करती है। पहला कि वाई सोसाइटी नीड्स रूल। अगर रूल नहीं होंगे तो क्या होगा, सब तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, तो सोसाइटी में रूल्स की क्यों जरूरत है ये हमें पॉलिटिकल साइंस बताती है। उसके बाद हाउ लॉज आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड, कैसे लॉज बनते हैं और कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो भी हमें पॉलिटिकल साइंस बताती है। फिर हाउ गवर्नमेंट वर्क एट लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर कैसे गवर्नमेंट काम करती है वो भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। फिर व्हाट राइट्स एंड ड्यूटीज सिटीजन्स हैव। सिटीजन्स के पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। देन हाउ डेमोक्रेसी फंक्शंस थ्रू पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो कैसे हमारी डेमोक्रेसी वर्क करती है, ये सारी चीजें भी हम किस में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। सो मेनली देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस इज क्लोजली लिंक टू डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ से लिंक है कौन, पॉलिटिकल साइंस। फॉर एग्जाम्पल when we use public services such as roads, schools, hospitals and transports, we are experiencing governance। तो जब भी हम कुछ जो पब्लिक चीजें हैं जैसे कि रोड्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट यूज हो गए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो हमारी गवर्नेंस है उसका यूज कर रहे हैं। व्हेन वी वोट वी डिस्कस अबाउट पब्लिक इश्यूज। जब हम वोट करने जाते हैं तो हम पब्लिक इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। वी आर पार्टिसिपेटिंग एज अ सिटीजन, हम भारत के नागरिक के तौर पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोट डालते हुए। Political science helps students become aware, land responsible citizens who understand both rights and responsibilities। तो पॉलिटिकल साइंस ना बच्चों को बताती है, अवेयर बनाती है किसके बारे में, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के बनने के लिए, जिसमें उनको अपनी राइट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के बारे में पता हो। Now, political science also supports inclusivity and equity by discussing equality before the law, protection of rights and responsibility of the state to support all citizens, especially those who are underprivileged। अब पॉलिटिकल साइंस हमें क्या बताती है, पॉलिटिकल साइंस सपोर्ट करती है इंक्लूसिविटी का, इक्वालिटी के बारे में। मतलब कानून की नजरों में सब इक्वल है, सबके राइट प्रोटेक्ट होने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जितने भी जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं उनके लिए उनको सपोर्ट मिले, यही सारी चीजें क्या है, पॉलिटिकल साइंस इन सब चीजों को सपोर्ट करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने ज्योग्राफी पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हमने देख लिया कि हम पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन, इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ पीपल एंड सोसाइटी मैनेज रिसोर्सेज एंड मेक चॉइसेस। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। देखो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड है, बट ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। लेकिन जो ह्यूमन की नीड्स है ना वो लिमिटेड नहीं है। सो इकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड एंड हाउ पीपल अर्न लिविंग। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है कि कैसे गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे उनका कंजम्पशन होता है, कैसे हम उनका इस्तेमाल करते हैं,
और कैसे लोग अपने जीने के लिए कमाई करते हैं. So economics examines work and employment, market and prices, income and expenditure, production of goods and services, poverty and development and the role of government and economy. So जो भी ये मान के चलो पैसे से रिलेटेड चीजें हो गई, कमाई से रिलेटेड चीजें हो गई, इनकम एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें हम कहाँ पर पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में. नाउ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन रियलिटीज दैट वी कैन ऑब्जर्व अराउंड अस. जो भी चीजें हम लोग, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें होती हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं, वो सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, अ फैमिली में प्लान इट स्पेंडिंग बेस्ड ऑन इनकम. ठीक है. अ शॉपकीपर सेट्स प्राइजेस बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ डिमांड्स. फार्मर चूजेस क्रॉप्स बेस्ड ऑन रेनफॉल, सॉइल एंड मार्केट प्राइजेस. दीज आर इकोनॉमिक डिसीजंस. भाई एक आदमी क्या है, एक फैमिली में अपनी इनकम के बेसिस पे हम लोग स्पेंडिंग देखते हैं. शॉपकीपर क्या करेगा, जो उसकी डिमांड हुई होगी उसके हिसाब से कॉस्ट डिसाइड करता है. फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स बारिश के हिसाब से अपना सॉइल और मार्केट प्राइस के हिसाब से अपना क्रॉप को देखते हैं. तो ये क्या है, ये सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजंस हैं. और ये सारी की सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में. नाउ देखो, इकोनॉमिक्स ऑल्सो शो वाई इक्विटी मैटर्स. If some people have very limited access to education, healthcare or jobs, they may remain trapped in poverty. तो इकोनॉमिक्स हमें ये भी बताता है कि इक्विटी क्यों मैटर करती है. अगर किसी के पास एजुकेशन, हेल्थ केयर या जॉब्स नहीं होंगी तो वो हमेशा पॉवर्टी, गरीबी रेखा के नीचे ही रहेंगे. अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प अस टू सी वाई फेयर अपॉर्चुनिटीज आर नेसेसरी फॉर अ जस्ट सोसाइटी. और ये चीजें देखने पर ही हमें पता चलेगा कि क्यों सभी को, ठीक है, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको फेयर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. अब ये तो था हमारा स्कोप ऑफ सोशल साइंस. अब बात करते हैं हम सोशल साइंस के रेलेवेंस की, कि सोशल साइंस रेलेवेंट क्यों है. सोशल साइंस इज रेलेवेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर लाइव्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस. क्यों रेलेवेंट है सोशल साइंस, क्योंकि सोशल साइंस से हमें पता चलता है हमारी जिंदगी के बारे में और हमारे आसपास की चीजों के बारे में. इट कनेक्ट्स क्लासरूम लर्निंग टू एवरीडे एक्सपीरियंसेस. हम क्लासरूम में जो पढ़ रहे हैं उसको कनेक्ट करती है हमारी रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस से. इट्स रेलेवेंसेस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू 4 मेन इंपॉर्टेंट एरियाज. वो क्या है, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस. तो इसका जो रिलेवेंस है वो आपको इन 4 एरियाज में देखने को मिल जाता है. अब ये देखो, अब हम इसका क्या करेंगे, इसका रेलेवेंस हम लोग कर रहे हैं इन्हीं 4 एरियाज में. जैसे सोशल साइंस एंड सोसाइटी. सोशल साइंस का रेलेवेंस सोसाइटी के साथ कैसे है. देखो, एवरी सोसाइटी हैज अ डिफरेंट ग्रुप एंड डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग. हर सोसाइटी में अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप का अपना तरीका होता है जीने का. सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ दीज डिफरेंसेस डेवलप एंड हाउ पीपल लर्न टू लिव टुगेदर. सोशल साइंस हमें मदद करती है ये जानने में कि कैसे ये डिफरेंसेस आए हैं उन लोगों के बीच में और कैसे वो एक साथ रहना सीख गए. दो दे आर डिफरेंट, लेकिन फिर भी वो साथ में कैसे रह पा रहे हैं, ये चीजें कौन बताता है हमें, ये बताता है हमें सोशल साइंस. For example, in India, people speak different languages, follow different religions and practice different customs. ये तो हमें पता ही है कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं. Yet they share common spaces and institutions. फिर भी वो क्या है, फिर भी हम लोग क्या शेयर करते हैं, हम कॉमन स्पेसेस और कॉमन इंस्टीट्यूशंस को शेयर करते हैं. Now, social science help us understand how unity is built in diverse society. सोशल साइंस ही हमें मदद करती है ये जानने में कि कैसे इतनी डाइवर्स सोसाइटी में भी यूनिटी है. इट ऑल्सो हेल्प अस आइडेंटिफाई सोशल चैलेंजेस सच एज डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज, सोशल एक्सक्लूजन एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू वैल्यू इंक्लूसिविटी. अब सोशल साइंस से ही जो हमारे डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज या सोसाइटी से बहिष्कार वाले ये सारी चीजें के जो ये चैलेंजेस हैं, ये सारी चीजें भी हम सोशल साइंस के थ्रू पढ़ते हैं. और इसके बाद क्या होता है, सोशल साइंस जो है एनकरेज करती है स्टूडेंट्स को कि वैल्यू करो इंक्लूसिविटी को, सबको एक साथ लेके चलना. ठीक है. इंक्लूसिविटी इज नॉट एन आइडिया, इट इन्फ्लुएंसेस रियल डिसीजन. इंक्लूसिविटी को एक आइडिया नहीं है, ये एक्चुअल में रियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है. कैसे करता है, फॉर इंस्टेंस स्कूल्स दैट एनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन अमंग ऑल स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग इंक्लूसिविटी. जो स्कूल्स हैं जो एनकरेज करते हैं कि सभी को मौका मिलना चाहिए पार्टिसिपेट करने का, that particular school is practicing inclusivity. Communities that ensure access to water and sanitation for everyone practices inclusivity. जो community जिसमें सभी को पानी मिले, सभी को sanitation मिले,
तो ऐसी कम्युनिटी भी क्या है, ऐसी कम्युनिटी भी इंक्लूसिविटी ही प्रैक्टिस कर रही है। नाउ सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट। अब सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। देखो, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, किस लिए? अपने सर्वाइवल के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। वी नीड लैंड फॉर फार्मिंग। हमें देखो, हमें ज़रूरत क्या है? हमें खेती बाड़ी के लिए हमें लैंड की ज़रूरत है, हमें हाउसिंग के लिए ज़रूरत है, ठीक है, लैंड की। हमें रिवर्स चाहिए पानी के लिए, फॉरेस्ट चाहिए रिसोर्सेज के लिए, एंड एनर्जी चाहिए काम के लिए। तो सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट एंड हाउ एनवायरमेंटल चेंजेस अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ। तो सोशल साइंस हमें ये बताता है कि कैसे हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है उनका असर एनवायरनमेंट पे होता है, और कैसे जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं फिर वो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, कटिंग फॉरेस्ट में प्रोवाइड लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन, बट इट कैन ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन, रिड्यूस्ड रेनफॉल एंड लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। जब हम पेड़ काटते हैं तो उससे हमें ज़मीन तो मिल जाती है कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन उससे क्या होता है? उससे सॉइल इरोजन हो जाता है, बारिश कम हो जाती है, वाइल्ड लाइफ कम हो जाती है। सिमिलरली पॉल्यूशन में रिजल्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ग्रोथ व्हेन इट कैन हार्म हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। अब जो इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्री से निकलने वाला पॉल्यूशन, उससे क्या होता है? उससे हेल्थ और एग्रीकल्चर को हार्म होता है। नाउ बाय स्टडीइंग दीज लिंक्स, सोशल साइंस एनकरेजेस सस्टेनेबिलिटी। और जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं उससे क्या होता है? उससे हम सस्टेनेबिलिटी को इनकरेज करते हैं। सस्टेनेबिलिटी हेल्प अस थिंक टू बियॉन्ड इमीडिएट गेन एंड कंसिडर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एंड नेचर ऑफ सोसाइटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी ये कहती है कि अभी पे ध्यान मत दो, लॉन्ग टर्म देखो कि आप जो आज कर रहे हो ना, इसका असर आगे जाके क्या होने वाला है नेचर पर और सोसाइटी पर। सो यहाँ पर हमने पढ़ा सोशल साइंस एंड द एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं सोशल साइंस एंड इकोनॉमी की। देखो, मोस्ट फैमिलीज मेक डेली इकोनॉमिक चॉइसेस। हर घर में डेली डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होता रहता है। दे डिसाइड हाउ टू अर्न अ लिविंग, हाउ टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू सेव फॉर फ्यूचर नीड्स। पैसे कैसे कमाने हैं, खर्च कैसे करने हैं, आप फ्यूचर के लिए कैसे पैसे बचा के रखने हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग घर में डिस्कस करते हैं। सो सोशल साइंस हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड सच चॉइस नॉट ओनली एट द फैमिली लेवल बट एट द लेवल ऑफ सोसाइटी। तो सोशल साइंस से क्या होता है? केवल फैमिली लेवल पे नहीं बल्कि सोसाइटी के लेवल पर भी जो बच्चे हैं इन डिसीजंस को लेने में केपेबल हो सके, ये सारी चीज़ें समझने में भी कौन हेल्प करता है? हमारी सोशल साइंस हमारी हेल्प करती है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जॉब अपॉर्चुनिटीज ग्रो इन अ सिटी, पीपल में माइग्रेट देयर फॉर वर्क। अब जॉब के लिए तो लोग क्या करते हैं? गांव छोड़ के शहर में जाते हैं। दिस कैन लीड टू ग्रोथ बट इट कैन ऑल्सो क्रिएट प्रेशर ऑन हाउसिंग, वाटर सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। अब इससे क्या होता है? इससे ठीक है, इससे जॉब तो मिल रही है, पर्टिकुलर इंसान की ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन शहरों में जाके क्या हो रहा है? किस पे प्रेशर आ रहा है? घरों पे, है ना, वाटर सप्लाई पे प्रेशर आता है, ट्रांसपोर्ट पे प्रेशर आ जाता है, जैम्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो दिस शोज हाउ इकोनॉमिक डिसीजंस अफेक्ट सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये दिखाता है कि कैसे जो हमने अपनी इकोनॉमी को लेकर डिसीजंस बनाए हैं वो कैसे हमारी सोसाइटी और कैसे हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। Economics also helps us to understand why development should not only mean more income. तो इकोनॉमिक्स हमें ये भी बताती है कि कैसे डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसा बढ़ाते चले जाओ। तो डेवलपमेंट शुड ऑल्सो मीन्स बेटर एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी एंड डिग्निटी। डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारी एजुकेशन बेहतर हो, हमारा हेल्थ बेहतर हो, हमारी सेफ्टीज बेहतर हो और हमारी डिग्निटी में भी एक इम्प्रूवमेंट आए। This idea links to equity because development must benefit all, not only few. और जो ये डेवलपमेंट का आइडिया है इसका जो लिंक है वो किस पे होना चाहिए? इक्विटी पे होना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट पे हक जो है वो सबका है, केवल गिनती के गिने चुनों का नहीं है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सोशल साइंस एंड गवर्नेंस। अब बात करते हैं सोशल साइंस की गवर्नेंस की। उसमें गवर्नेंस शेप्स मेनी पार्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ। अब गवर्नेंस क्या है? हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को वो शेप करता है। जैसे गवर्नमेंट डिसीजंस इन्फ्लुएंसेस स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स। अब जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं वो स्कूल्स को अफेक्ट करते हैं, हॉस्पिटल्स को अफेक्ट करते हैं, रोड्स को अफेक्ट करते हैं, लॉ ऑर्डर को, पब्लिक, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे, ये मान लीजिए सारी ही चीज़ों पे गवर्नमेंट के डिसीजंस का अफेक्ट होता है। Social science helps students understand how these decisions are taken and how citizens can engage with them. तो सोशल साइंस हमें
ये हेल्प करता है बच्चों को समझने में कि कैसे ये डिसीजंस लिए जाते हैं और कैसे हम लोग उनके साथ एंगेज होते हैं, हम लोग उन डिसीजन से रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if a community faces a problem such as poor water supply, it can raise the issue through local bodies and elected representatives. Understanding governance helps students realize that democracy is not only about elections, it is also about participation, awareness and accountability. सो मान लो कि किसी सोसाइटी में पानी की समस्या हो रही है, तो क्या कर सकते हो आप, जाके वहाँ पर लोकल बॉडी से बोल सकते हो, शिकायत कर सकते हो. आपके एरिया का जो गवर्नमेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है आप उनसे जाके बोल सकते हो. तो आप कहीं ना कहीं जाके क्या कर सकते हो, आप शिकायत कर सकते हो. तो इसमें क्या है, इसके थ्रू ये बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस नहीं है. इसका मतलब है कि पार्टिसिपेशन, आप कितने अवेयर हो, कितनी अकाउंटेबिलिटी, कितना आप उस चीज को लेके अवेयर हो, कितना आप उसका उस चीज को असरदार बना रहे हो, वो सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, वो भी आपकी पॉलिटिकल साइंस में आती है. पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो हेल्प अस रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस. अगर हमें पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो हम इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में बात कर पाएंगे. इफ लॉज प्रोटेक्ट ओनली सम पीपल एंड इग्नोर अदर्स, सोसाइटी बिकम्स अनफेयर. अगर कोई रूल्स बन रहा है और वो कुछ को तो प्रोटेक्ट कर रहा है और कुछ को इग्नोर कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे सोसाइटी अनफेयर बन जाएगी. देयरफॉर गवर्नेंस मस्ट सपोर्ट इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी. तो इसीलिए गवर्नेंस को क्या करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए, सबको साथ, सबका साथ सबका विकास, वो वाला कंसेप्ट होना चाहिए गवर्नमेंट का. अब चलते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ सोशल साइंस. कैसे सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है. देखो, सोशल साइंस बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन वी कनेक्ट इट्स डिसिप्लिन. जो हमारे 4 डिसिप्लिन हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जब हम इन चारों को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तभी जाके सोशल साइंस जो है मीनिंगफुल बनती है. Many real life issues cannot be understood through only one subject. They required combined thinking. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो आप एक बार में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो. आप केवल ज्योग्राफी पढ़ के या पॉलिटी पढ़ के नहीं समझ पाओगे, आपको सबका नॉलेज होना जरूरी है. कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लड्स इन अ सिटी. अब देखो, अब ये क्यों कहा गया है कि आपको सबको इंटरलिंक करके चलना है. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, मान लो एक शहर में बाढ़ आ गई. सो ज्योग्राफी हेल्प अस अंडरस्टैंड रेनफॉल, रिवर सिस्टम, लैंड यूज और ड्रेनेज. तो ज्योग्राफी से तो हम ये समझेंगे कि बारिश के बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में, लैंड के यूज के बारे में और ड्रेनेज के बारे में. हिस्ट्री कैन एक्सप्लेन हाउ द सिटी डेवलप्ड, वेयर पीपल सेटल्ड एंड हाउ लैंड वाज यूज्ड ओवर टाइम. हिस्ट्री से हमें पता चलेगा जिस एरिया में बाढ़ आई है वो शहर कैसे बना, कैसे आके वहाँ पे पीपल ने आके वहाँ पे लोग आके रहने लगे और कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ की जमीन का यूज हुआ है. Now, economics help us examine damage to livelihood, cost of rebuilding, and how poverty makes some people more vulnerable. अब इकोनॉमिक्स से हमें ये पता चलेगा कि बाढ़ की वजह से कितना डैमेज हुआ है, उस शहर को दोबारा सब कुछ ठीक करने में क्या कॉस्ट आएगी, क्या लागत आएगी, और कैसे जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो कुछ लोगों को उस बाढ़ की वजह से वो लोग ज्यादा उस चीज को अटैच हो गए. And political science help us understand the role of government in disaster management, public safety and planning. और political science से हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट का रोल क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट में, फ्लड्स को प्रोटेक्ट करने में, पब्लिक सेफ्टी में और उसकी प्लानिंग में. This example shows that social science is not a collection of separate subjects. It is connected way of understanding real life. So इस एग्जाम्पल से, एक शहर में अगर फ्लड आया तो इस एग्जाम्पल से ये दिखाया गया है हमें कि सोशल साइंस किसी एक चीज से, एक सेपरेट सब्जेक्ट का नहीं है, बल्कि ये सब चीजों से आपस में रिलेटेड है. नाउ, गाइडिंग वैल्यूज एंड सोशल साइंस. अब सोशल साइंस में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, मतलब नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, इट इज अबाउट वैल्यूज ऑल्सो. सोशल साइंस डेवलप्स नॉट ओनली नॉलेज बट ऑल्सो वैल्यूज. अब कौन सी है, देखो, these values act as guiding principles when we examine society and when we make choices of our daily life. जब हम अपनी जिंदगी में चॉइसेस बनाते हैं या सोसाइटी में देखते हैं तो जो ये वैल्यूज हमें सोशल साइंस जो वैल्यूज हमें देता है वही वैल्यूज हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाते हैं. इन इंडिया दे कनेक्ट क्लोजली विद द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स स्टेटेड इन द प्रियम्बल, स्पेशली जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. सो इंडिया में जो है ये वैल्यूज जो है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियाज हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स है उनसे रिलेटेड है. गाइडिंग वैल्यूज
हेल्प अस इन 3 इंपॉर्टेंट वेज। जो ये गाइडिंग वैल्यूज हैं ये हमें 3 इंपॉर्टेंट वेज में हेल्प करती है। कौन कौन सा? फर्स्ट, दे शेप हाउ वी ट्रीट पीपल, हम लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। हाउ वी रिस्पॉन्ड टू डिफरेंसेस, कैसे हम जो डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। सेकेंड, दे गाइड हाउ वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्लान डेवलपमेंट, फिर हमें ये बताता है कि कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, कैसे हम डेवलपमेंट प्लान करते हैं। थर्ड, दे हेल्प अस जज वेदर डिसीजंस, रूल्स एंड पॉलिसीज आर फेयर एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल, फिर ये हमें ये भी बताता है कि क्या जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं वो सबके लिए फेयर है, क्या सभी के लिए बेनिफिशियल्स है, या किसी एक ही पर्टिकुलर इंसान के लिए, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का जो एक कम्युनिटी है उसके लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी देखो, मैं आपको यहाँ पर हम सिंपल सिंपल जो चीज़ें हैं उनको बता देती हूँ। पहला है डाइवर्सिटी, उसके बाद है इंक्लूसिविटी, एंड उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी, एंड व्हाई दीज वैल्यूज मैटर। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने बात करी है डाइवर्सिटी की, इंक्लूसिविटी की, सस्टेनेबिलिटी की, ये वही है जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब इंडिया बहुत डाइवर्स है और उसमें हम लोग एक दूसरे के जो रिलीजन है, जो हमारे कंसेप्ट हैं, जो हमारा कल्चर है, उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें सस्टेनेबिलिटी फॉलो करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इंक्लूसिविटी को फॉलो करना चाहिए। अब मेन जो हमारा आता है वो है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। अब इंडियन पर्सपेक्टिव से हम सोशल साइंस को समझेंगे। देखो, सोशल साइंस स्टडीज पीपल एंड सोसाइटी, बट सोसाइटी डज नॉट लुक द सेम एवरीवेयर। सोशल साइंस भले ही पीपल को पढ़ती हो, सोसाइटी को पढ़ती हो, लेकिन सोसाइटी हर जगह एक जैसी नहीं है। द क्वेश्चन अ कंट्री आस्क्ड, द प्रॉब्लम्स इट फेसेस एंड द सोल्यूशन इट चूजेस आर शेप्ड बाय इट्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। तो एक कंट्री में जो प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, वो डिपेंड करते हैं उस कंट्री की ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे, इकोनॉमी पे और उसकी गवर्नमेंट पे। दिस इज वाई पर्सपेक्टिव मैटर। इसीलिए क्या है, इसीलिए पर्सपेक्टिव मैटर करता है कि व्हेन वी स्टडी सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडिया पर्सपेक्टिव वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया एज इट इज विद इट्स यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड रियलिटी। तो जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो हम ये समझते हैं कि इंडियन पर्सपेक्टिव में इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया का एक्सपीरियंस, इंडिया की रियलिटीज, उनको हम क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं। नाउ, इंडिया इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज प्लूरल एंड डाइवर्स, but diversity is not only a description of culture, it also shapes questions of language policy, access to public services, employment and representations. तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया बहुत डाइवर्स है, लेकिन डाइवर्सिटी का मतलब केवल कल्चर नहीं है बल्कि लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज का एक्सेस, एम्प्लॉयमेंट, उनका रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें भी किसका हिस्सा है, डाइवर्सिटी का हिस्सा है। इन मैनी प्लेसेस people of different communities live side by side and share common facilities. तो बहुत जगह पे क्या होता है कि बहुत अलग अलग कम्युनिटीज के लोग एक साथ रहते हैं और कॉमन फैसिलिटीज का यूज करते हैं, जबकि इन अदर प्लेसेस डिफरेंसेस कैन बिकम रीजंस फॉर प्रेजुडाइज एंड एक्सक्लूजन। और दूसरी जगह पे क्या हो, जो डिफरेंसेस होते हैं वो एक्चुअल में प्रेजुडाइज और एक्सक्लूजन का एग्जाम्पल, उसका रीजन बन जाते हैं। A grounded understanding of India therefore involves recognizing diversity while also examining how equality and dignity can be protected in daily life and public system. तो इसीलिए हम लोगों को जो इंडिया का सिस्टम है, इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें किस चीज़ की, हमें ज़रूरत है हमें सोशल साइंस पढ़ने की। ठीक है, सो यहाँ पर आप ये देखो, अभी मैं आपको जो मेन चीज़ समझाना चाहती थी वो ये थी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है प्रेजेंस एंड रिस्पेक्टफुल रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंसेस अमंग पीपल इंक्लूडिंग लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन एंड कल्चर। तो डाइवर्सिटी का मतलब है इन चीज़ों को हम लोगों को इंक्लूड करना है। ऐसे ही इंक्लूसिविटी का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरिंग दैट एवरीवन फील्स रिस्पेक्टेड एंड कैन पार्टिसिपेट फुली बाय रिमूविंग बैरियर्स एंड प्रिवेंटिंग एक्सक्लूजन। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज रिसोर्सेज सो दैट प्रेजेंट नीड्स आर मेट विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, तो ये जो है यहाँ तक आपने पढ़ा, हमने आपका सोशल साइंस का अंडरस्टैंडिंग, उसकी बेसिक, उसका स्कोप, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, बहुत लेंथी चैप्टर है आई नो, बट कोई नहीं, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग केवल अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हैं
कि एटलीस्ट हमारे पास थोड़ी सी नॉलेज हो कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। जब एनसीईआरटी आएगी डेफिनेटली हम लोग फर्स्ट वाले चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन तब तक हम क्या करेंगे, हमें जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है हम उस सिलेबस के थ्रू इस बुक में से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को देखना, एंड तक देखना, और अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप मुझसे फिर से पूछ लेना, और थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनना सारे के सारे, बिकॉज बहुत लंबी वीडियो है लेकिन समझाया मैंने बहुत प्यार से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।